एक गर्म पानी भैया को बोल देना कि टाइमली ले आए, मेरे पास अभी ग्रीन टी तो है ही। अगर मैं रुक गई जाना पाऊं, यही कहूंगी तुम सदा कि दिल अभी। दो पर्पल कलर का हम क्या करें? हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाय एवरीबॉडी, हाय एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आप सबको गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल बच्चा बाड़ी, ऑल माय सपोर्ट आर्मी, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? क्या आपको नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? यस। एक बच्चा कह रहा है मैम थोड़ा तेज गाना। क्यों जी, क्यों जी? बढ़िया हो, बहुत शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों की शानदार परफॉर्मेंस थी पिछले PYQs में, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बच्चों, ठीक है। और आज हम बच्चों क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस यूनिट को पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। पर हम सारी यूनिट्स कवर करेंगे, टाइमली कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंतित होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और इसी पॉइंट के साथ में बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। मैम क्या लिख रहे हो तुम? एक तो इतनी ज्यादा जल्दी चैट जाती है ना कि मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। बैकलॉग कंप्लीट है। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड अभी सबको हो रहा है, मेरे को भी कॉमन कोल्ड हो रहा है बेटा। कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन है और वायरल वाला सीजन चल रहा है, तो वायरल बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसी झंझनाहट वाली आवाज होती है ना, झंझनाहट वाली। जूलॉजी तो अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वैसा कुछ हो रहा है, पर आई होप कि तुम्हारी क्लास में आने के बाद तुम मेरी उस झंझनाहट को बेटा भनभनाहट में कन्वर्ट ना करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। आज का टॉपिक बेटा, क्योंकि कल पिछले क्लास में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, कभी कभी अपनी बातों पे हंसी आती है, ठीक है। और फिर आज हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री नॉट हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। थोड़ी सी बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री, स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज की कक्षा में बच्चों, आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास नहीं है, ये जो चैप्टर है, पानी याद से पानी, ओके। तो क्या बोलते हैं, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा सा ना इट्स अ चैप्टर जो वक्त के साथ साथ और बेहतरीन होता जाता है। लेकिन वो वक्त के साथ साथ बेहतरीन होगा या वक्त के साथ साथ बेटा मौत आएगी, वो डिपेंड करेगा कि तुमने उस वक्त में क्या किया, जिस वक्त में मैं तुम्हें वो पढ़ा रही थी, ताकि वह आगे के वक्त के लिए तुम्हें काम आए। समझ आ रही है बच्चों बात? तो टाइम के साथ साथ बेटा तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट और बिल्ट होता जाएगा। लेकिन आज की क्लास जो है बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज हम जो पूरा बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसके बेसिक्स जो है ना बच्चों, वो बेसिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस। तो ये जो बेसिक्स है ये हम पढ़ेंगे ताकि आगे क्या बोलते हैं, आगे पूरा जो चैप्टर है वो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो, ठीक है। यस। तो वक्त ने किया क्या हंसी सितम, बच्चे रहे ना बच्चे, सपोले बन गए हैं हम, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों हम आज का सेशन। हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का, और आज बेटा तुम बिल्कुल पेशेंस के साथ में, इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, लाइक आई टोल्ड यू गाइस कि बच्चों ये चैप्टर तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है। तुम्हारे क्वेश्चंस भी सारे बनेंगे इस चैप्टर में से, 100% गारंटी, ठीक है। और बेटा ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मॉडर्न चैप्टर है, मतलब अ काइंड ऑफ चैप्टर जो तुमको पसंद आना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है बच्चों बात? बायोटेक्नोलॉजी बेटा देखो ऐसा नहीं है कि कुछ नया नया है, इसमें कुछ नई चीजें डेफिनेटली इंक्लूड हुई है रिसेंट टाइम्स में। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की आम भाषा में एक वो करूं, तुम आई फ्लू क्यों लिख रहे हो? तुम आई फ्लू किसके लिए लिख रहे हो? मेरे लिए लिख रहे हो क्या? मेरे को आई फ्लू नहीं है भाई,
तुम्हें कैसे लग रहा है मेरे को आई फ्लू है? मेरे को एक बार चेक करने दो, मेरे को कहां है? मेरी आंखें तो नॉर्मल है यार। किसके लिए लिख रहे हो भाई? आई एम नॉर्मल, मेरे को सर्दी खांसी जुकाम है बस। तो देखो पुराने टाइम पे भी बेटा क्या किया जाता था? हम बायोटेक किया जाता था। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही था, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी का मतलब था टेक्निक्स। सो टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। होमवर्क मैंने क्या दिया था मुझे? ओ अल्कोहल वाला रीडिंग। अच्छा वो प्रिवेंशन बेटा, वो तुमने किया होगा ना, फिर वो होमवर्क क्यों याद दिला रहे हो? तो टेक्निक्स ऑफ बेटा यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसे आप बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो पहले भी यूज करते थे, डोसा बना लिया, इडली बना लिया, ब्रेड बना लिया, वाइन बना लिया, इन सब के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज आप करते थे पहले के टाइम पे भी। तो ये पुराने टाइम पे भी बायोटेक्नोलॉजी करते थे। हाँ पुराने टाइम पे इतनी चीजें अवेलेबल नहीं थी जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप और बेहतरीन तरीके से चीजें कर पाते हैं। आज के टाइम पे इंसुलिन चाहिए लोगों को, आप इंसुलिन बना रहे हैं। किसी को एम्फाइसीमा हो गया, उसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ चाहिए, आप वो बनाए जा रहे हैं। कोई बीमारी आ गई, आपको वैक्सीन बनाना है तो आप वैक्सीन बना रहे हैं। अच्छा ब्लड का जो दिया था, हाँ, तो ब्लड वाला हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, ठीक है, ब्लड वाला जो दिया था वो हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, आगे मैं क्या बोल रही हूँ, हमने पुराने टाइम पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ये सारी चीजें बनाई और फिर बेहतरीन होती गई टेक्निक्स। हमारे पास काफी ऐसी चीजें आई बेटा जो मैं आज डिस्कस करूंगी, जिसकी वजह से ना आज के टाइम पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, तुमने सुना होगा क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग। सुना है ये वर्ड? बायो वाले स्टूडेंट को इंजीनियरिंग वर्ड सुन के मजा तो आता है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम करते हैं। ये क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो मैं आपको आगे अभी समझाऊंगी, ठीक है। जिसमें कि बहुत सारे हम किसी का जीन उठा रहे हैं, किसी और का जीन उठा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं करके नया कुछ बना रहे हैं बेसिकली। तो आज के डेट पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, जीन थेरेपी करते हैं, बच्चों वैक्सीन्स बनाते हैं। ये मॉडर्न डे के बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ये हमने मॉडर्न और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी दोनों चीजें कर ली थी, ठीक है। अब बेटा देखो एक चीज है ना, जैसे जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेफिनेशन नहीं देता है कि हम हेल्थ को ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो उसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, एग्जैक्टली वैसे ही बेटा एनसीईआरटी में ना इन दोनों डेफिनेशंस के अलावा अगर तुम फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी में यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी थी उसको डिफाइन किया हुआ। तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उन्होंने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए और नई टेक्निक से बेटा जो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए दोनों का अमलगम दिया है, दोनों का मिश्रण दिया है, कि जिसमें पुरानी बातें नई बातों का एक मिश्रण, यार एक नई सी डेफिनेशन देते हैं। पर उस नई डेफिनेशन का कोई अलग मतलब नहीं है बेटा, उस नई डेफिनेशन का बेटा यही मतलब है, वो नई डेफिनेशन का भी मतलब ही है अल्टीमेटली हमें यही करना है बेटा, टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन्हीं सब चीजों का अमलगम है, इन्हीं सब चीजों का मिश्रण है। पर आपको यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी के, उसे वर्ड टू वर्ड याद रखना है, क्योंकि बेटा उसने क्या बोला है वो आपको पता होना चाहिए। आपके बोर्ड में भी अगर आएगा ना तो आपसे स्पेसिफिकली ऐसे पूछेंगे कि राइट द डेफिनेशन गिवन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने जो स्पेसिफिकली दिया है, तो ये आपके 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन में थ्योरी सब्जेक्टिव में भी बन सकता है। तो एज इट इज बेटा हम क्या करते हैं, अब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी है ना हम वो करते हैं, ठीक है। चलिए हम वो करते हैं। तो मेरे पास ना देखो मैं नहीं लिख रही हूं, पर आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है। मैं आपको बता देती हूं, देखो ऐसे करके लिखो, The European Federation of Biotechnology, that is EFB, has given a definition of biotechnology that encompasses both the traditional view, मतलब पुराना view, and the modern molecular biotechnology। और डेफिनेशन लिखा हुआ है ये, मैं आपको डेफिनेशन अभी समझा रही हूं। मैं आपको इनकी अंग्रेजी जो इन्होंने डिफिकल्ट सी एक अंग्रेजी लिखी हुई है, इसका सरल भाषा मैं आपको अभी समझाऊंगी बच्चों, लेकिन आप इसे नोट कर लो। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी ना, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है, ठीक है। चलिए जी लिखिए इसको एक बारी बच्चों, इसको एक बारी लिखिए जी। हाँ
मैं इसको अभी समझाऊंगी, पर अगर आप लिखोगे ना फिर आप सुनोगे नहीं, इसलिए आप पहले इसे नोट करो फिर मैं लिखूंगी, ठीक है। चल हाँ लिखना है, लिखना है। अभिजीत कुमार लिखना है बेटा, लिखना है। खुशी ओके बच्चा, लिख लो बच्चों इससे पहले, फिर मैं अभी आपको समझाऊंगी। ये ऊपर ना बेटा वही मैं ये रीड तो कर ही दूंगी आप लोगों के लिए, ये जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ये वही है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आगे आने वाले टॉपिक्स पढ़ना बेटा, इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक। और उसको जितने अच्छे से बेटा देखो यार, जो जब समझ में आती है ना चीजें तो क्लास इंटरेस्टिंग लगती है खुद ही को। हमारा पढ़ाना तो ठीक है भैया, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन सब कोई अच्छा पढ़ाता है बेटा, ठीक है। लेकिन पता है मजा कब आता है, जब आप ऑफ कोर्स अगर मैं आपको भले ही, वैसे भाई ऑडियंस भी तो बेटा अलग अलग टाइप की बैठी है ना। अब अगर आप समझे ही ना चीजों को, बातें करें चैट्स करें तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो आप चीज को ना बैठ के थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, समझोगे तो मजा आएगा, है ना। फिर आपको जानने में और इंटरेस्ट आएगा। और अगर नहीं समझोगे बेटा, टाइम पास करोगे तो फिर आगे बढ़ते जाओगे तो मौत आएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। ये पूरा लिखना है क्या? यस। खुशी यहां से लेके यहां तक। अब बेटा मैं आपको समझाऊं, हेडिंग क्या दे कृष्णा? बेटा हेडिंग यही है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की, जैसे पिछले दिन हमने डेफिनेशन लिखी थी, आज हम एक नई डेफिनेशन लिख रही है मतलब लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा मैं आपको समझाती हूं कि इनकी डेफिनेशन भी वही है, सेम वही डेफिनेशन है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं और हम अपने फायदे के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऑफकोर्स हम अपने फायदे के लिए तो बना रहे हैं। वैक्सीन बना रहे हैं तो किसका भला हो रहा है? अपना ही भला हो रहा है। ड्रग्स बना रहे हैं कोई, किसका भला हो रहा है? अपना ही भला हो रहा है। किसी बीमारी की स्टडी कर रहे हैं तो कुछ बना रहे हैं, या जीन थेरेपी कर रहे हैं, या इंसुलिन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई सर्विस तो दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ही तो बना रहे हैं, राइट। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन मतलब जुड़ना, मिलना, अमलगम। नेचुरल साइंसेस जो हमारे पास अवेलेबल है, बायोलॉजिकल साइंसेस जो हमारे पास अवेलेबल है, किसके साथ में जोड़ रहे बेटा? उस नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिजम्स के साथ में। आप उन्हीं का तो यूज कर रहे हो ना बेटा, ऑर्गेनिजम्स का ही तो यूज कर रहे हो। कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हो जैसे पुराने टाइम पे यूज करते थे कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर पर्टिकुलरली किसी सेल्स का यूज कर लो, या पार्ट्स देयर ऑफ किसी उसके पार्ट का यूज कर लो, या मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब है बेटा कि आप ऐसी कोई चीज यूज कर लो जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती है पर उसे आप लैब में सिंथेसाइज कर रहे हो, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब आप ऐसी चीज की बात कर रहे हो बच्चों जैसे इंसुलिन, यानी ऐसी चीज जो आप नेचुरली देखते हो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर बन रहा है और आप उसे आर्टिफिशियली भी बना सकते हो। इंसुलिन इज अ कॉमन एग्जांपल, क्योंकि अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंसुलिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही तो बनता है, लेकिन आपने उसे लैब में सिंथेसाइज कर लिया। तो आपने उसे लैब में सिंथेसाइज कर लिया तो उसे आप मॉलिक्यूलर एनालॉग्स बोल सकते हो, ठीक है। तो आपने नेचुरल साइंसेस का इंटीग्रेशन किया, आपने ऑर्गेनिजम्स का यूज किया, आपने उनके या तो सेल्स का यूज किया, या फिर आपने उसके सिर्फ किसी पार्ट का यूज किया, आपने सिर्फ उसके किसी डीएनए का यूज किया, आपने उसके सिर्फ कोई जेनेटिक मटेरियल का यूज किया, या फिर आपने मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का यूज किया। पर किया क्यों? आपने किया क्यों? फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप कोई भी बायोटेक्नोलॉजी करते क्यों हो? ऑब्वियसली फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। कोई अलग मतलब नहीं है। दो बातें इसमें मद्देनजर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कि आपको पूछा जाएगा EFB की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके नीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं बार बार बोर्ड्स इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि अभी सामने आने वाले दिनों में तुम्हारे बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन होगी तो तुम्हें एकदम मौत आती है। तो मैं पहले बात तो ये बता दूं बेटा, बोर्ड्स की तैयारी कोई अलग से नहीं होती है। जितना भी कुछ पढ़ रहे हो वही बोर्ड्स के लिए। जो बच्चा बेटा बोर्ड्स की तैयारी करता है ना, सिर्फ उसको नीट में मौत आ सकती है, लेकिन जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसको कभी बोर्ड्स में मौत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ एक चीज तुम्हें जरूरत होती है, वो है सब्जेक्टिव लिखने की आदत जो छूट गई है ना, वो प्रैक्टिस वापस से लाना, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा कहती हूं बेटा कि जब तुम नीट की भी तैयारी करते हो, कोई चीज रिवाइज करते हो, तो लिख लिख के पढ़ा करो। जो बच्चा लिख लिख के नहीं पढ़ता है उसको चीजें कम रिटेन होती है बेटा। हम में से बहुत ही कम परसेंट बच्चे ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने से चीजें याद हो जाती है। सिर्फ पढ़ने से बहुत कम लोगों को चीजें याद होती है। लिखने से ना बेटा हमें चीजें एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। और उससे दो फायदे हैं, एक तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो रही है, प्लस तुम्हारे बोर्ड्स की भी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, मौत तुम्हें आती है लिखने में बेटा। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करो ना, अभी से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। उसके लिए अलग से टाइम क्यों वेस्ट करना? समझ आ गई बच्चों बात? यस एवरीबॉडी।
आपने यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिख दी ना। अब बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे, ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे। इसे अभी नोट मत करना, इसे अभी नोट, चलो नोट कर भी लो कोई बात नहीं, इसका डायग्राम अभी 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 सिर्फ तुम इतना बनाओ, अभी सिर्फ तुम इतना करो, ठीक है बेटा। देखो हमने दो चीजें लिख रखी है, हमने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हमने लिखा है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने पूरे चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस। तो हमें प्रिंसिपल तो जानना ही है भैया, किस प्रिंसिपल पर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है और उसका करने का प्रोसेस क्या है। ऑफ कोर्स ये तो सबसे चैप्टर का नाम ही कहता है कि प्रिंसिपल क्या है और प्रोसेस क्या है। तो हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी करने का दो प्रिंसिपल है, एक जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, एक जिसे हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करते हैं। आप पहले ये फ्लो चार्ट ये ऐसे करके बनाओ, फिर हम बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग अलग से आपको बताऊंगी मैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अलग से बताऊंगी, क्योंकि आपके पास यहां लिखने की जगह नहीं होगी, ठीक है। अब हमने बोला बायोटेक्नोलॉजी दो चीजों पर आधारित है, दो चीजों पर बेस्ड है, उसका जो प्रिंसिपल है वो दो चीजों पर बेस्ड है, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड दूसरी है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसको अभी लिखना नहीं है बच्चों, फिर बोलना मत कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, फिर मेरे को ही बेटा डांटोगे। चलो क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को बच्चों हम केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को बच्चों हम केमिकल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूं कि ये होता क्या है। पर मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, ये याद रखना कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ही जो मैं अभी आपको समझाऊंगी यही पूरा चैप्टर है एक्चुअल में, यही पूरा चैप्टर है एक्चुअल में। अगर ये ना समझ में आए आप दोबारा पूछ सकते हैं, पर जस्ट बिकॉज मैं आपको फ्रीडम दे रही हूं कि आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहली बार में हम ध्यान से ना भी सुने तो चलेगा, मैम रिपीट करेंगी। मैम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो आंसर देंगे उसके अकॉर्डिंग बेटा मैं डिसाइड करूंगी मेरे को कितनी बार रिपीट करना है। तो ये पूरा चैप्टर का एक तरीके से ना यही चीज बार बार रिपीट होगी, यही चीज बार बार रिपीट होगी, तो इसको बहुत प्यार से ध्यान से सुनना, ठीक है। नॉर्मल बेटा नॉर्मल पोर्ट्रेट करो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। बायो तो हम सबसे पहले ना जेनेटिक इंजीनियरिंग समझेंगे, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, हमने जो ये चीज लिखी हुई है ना पहले मैं आपको समझाती हूं। तो हम हेडिंग डालेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालो जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेडिंग डालो जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझेंगे कि करते क्या है, ये होता क्या है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आपके बायोटेक्नोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसमें करते क्या है, जैसे बोला ना कि इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन ट्रांसफर एंड जीन क्लोनिंग, ठीक है। तो पहले तो मैं ये लिख देती हूं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें समझाऊंगी। तो इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स बच्चों, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इट इंक्लूड्स, इसमें डायग्राम बनाऊंगी मैं ऑल्सो बच्चों। इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में जितने आप डायग्राम बना के चीजों को समझोगे ना उतना आपको बेस्ट समझ में आएगा, क्योंकि ना पता है क्या होता है, डीएनए तुम विजुअलाइज नहीं कर पाते। अब हार्ट है, हार्ट को तो हम बना के बता देते हैं, लंग्स है, लंग्स को बना के बताते हैं, किडनी है, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ब्रेन है, न्यूरॉन्स है, सब बना के समझते हैं तो बेटर समझ में आता है ना। वैसे हम इसमें एनसीईआरटी में बहुत डायग्राम्स नहीं दिए हुए हैं, लॉजिकल सी बात है, उन चैप्टर इन्होंने इतना बड़ा दिया है, उसमें उन्होंने डायग्राम कितनी बार डीएनए बना के दिखाएंगे, कम डायग्राम्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि जहां हम डायग्राम बना के समझ सकते हैं हम डायग्राम बनाएंगे, बिकॉज बेटा उससे ना तुम बहुत बेटर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब तुम देखोगे कि कहां से कट कर रहे हैं, सिर्फ वर्बली बोलने से और लिखने से कम समझ में आता है, इसमें भी हम डायग्राम बना के समझेंगे। एनसीईआरटी में नहीं दिया तो ये मत बोलना कि मैम ये एक्स्ट्रा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन है, बस डायग्राम में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसमें बेटा हम क्या इंक्लूड करते हैं, वी इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए। बेटा आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बेटा रिकॉम्बिनेंट वर्ड तो तुमने इन जनरल भी सुना होगा ना, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट का मतलब, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये तुमने इन जनरल सुना होगा। दूसरा है
जीन ट्रांसफर, तीसरा है जीन क्लोनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट? मतलब क्या मैं, अच्छा न्यू कॉम्बिनेशन, बिल्कुल अर्नव का एक आंसर आया, निदा एंड बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं वैसे तो। मिक्सिंग, क्या मैं कह सकती हूं कुछ नया या कुछ मिक्स, कुछ मिक्सिंग। आप लोग तो एक बहुत जेनेटिक्स के टर्म वैसे तो यूज कर रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स विच इज करेक्ट, नॉन पेरेंटल या जो भी आप बोल रहे हो। पर अगर मैं सरल भाषा में, अगर किसी को वो नहीं भी पता हो जेनेटिक्स, तो मैं क्या बेटा सिंपल भाषा में ये बोल सकती हूं कि एक तरीके का मिक्स, एक तरीके का मिक्स या फिर कुछ नया। कैसे बोल सकते हैं? एक तरीके का मिक्स या फिर कुछ नया बोल सकते हैं, जिसके लिए आप हाइब्रिड वर्ड भी यूज करो, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। बिल्कुल ध्यान ध्यान से बेटा समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं और फिर उसकी क्लोनिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाती हूं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो देखो डायग्राम में देखना बेटा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है आप बोल रहे हो कि मैम कुछ नया बनाना, कुछ मिक्स करके बनाना, ठीक है। हम मिक्स करके क्यों बना रहे हैं? हम मिक्स करके क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सपोज बेटा कि कोई प्लांट था, ठीक है, उस ऑय बोल रही हूं, कोई प्लांट था, ठीक है। उस प्लांट में समझो बेटा कि कोई एक जीन थी जो मुझे बहुत मस्त लगी, ठीक है, बहुत बेहतरीन लगी, और मैं उसको यूज करके, और एक दूसरे प्लांट में भी कोई एक बहुत मस्त चीज थी, ठीक है, उसके डीएनए में भी कोई बहुत बेहतरीन चीज थी, और मैं कुछ मिक्स करके कुछ नया बनाना चाहती हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि इसमें से ये जीन उठाया, इसमें से ये जीन उठाया, दोनों को मिक्स कर दिया, एक नया कुछ बनाया, ठीक है, एक हाइब्रिड कुछ बनाया। इस तरीके से जब कुछ दो डीएनए या दो अलग अलग चीजों की मिक्सिंग करते हैं ना बच्चों, इसे बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट बनाना। एक है कि किसी के अंदर डीएनए पड़ा है अलग, प्लाज्मिड्स है, तुमने प्लाज्मिड्स का नाम सुना है? व्हाट आर प्लाज्मिड्स? व्हाट आर प्लाज्मिड्स? हैव यू हर्ड ऑफ प्लाज्मिड्स? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, आपने पढ़ा है प्लाज्मिड्स ई कोलाई में है ना, जो उनकी नॉन क्रोमोसोमल डीएनए होता है उनका प्लाज्मिड्स बोलते हैं, आपने सुना होगा। बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स, यस यस, सुना है ना, वो भी तो एक डीएनए है, वो भी तो एक डीएनए। अब बिल्कुल आराम से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, हाँ सबने सुना है। अब देखो बेटा मैंने क्या किया ना, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा रही हूं, बनाना है, सब कुछ बनाना है, ठीक है। सपोज इसको किया कैसे जाता है बेटा मैंने क्या कहा था, बेसिक्स बता रही हूं ना, धीरे धीरे बिल्ट होता रहेगा ये टॉपिक, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं सबसे पहले एक रिकॉम्बिनेंट बना के तुम्हें दिखा रही हूं कि यार मैंने कहीं से कोई डीएनए था, कोई भी डीएनए था, डीएनए नंबर 1 मैं इसे नाम देती हूं तुम्हें समझाने के लिए, डीएनए नंबर 1, इसको मैंने उठाया, किसी का भी डीएनए, किसी प्लांट का हो सकता है, बैक्टीरिया का हो सकता है, फंगस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, इसी को तो पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैं इस डीएनए के इस पार्ट को हाईलाइट कर रही हूं क्योंकि मुझे इस पार्ट को, मेरे को इस पार्ट से काम है, ठीक है। ये किसी का भी डीएनए, फॉर एग्जाम्पल किसी का भी प्लांट का डीएनए, फॉर एग्जाम्पल रैंडम है, बहुत रैंडम है, ठीक है। और सपोज मैंने किसी के भी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड उठा लिया, यहां ये प्लाज्मिड उठा लिया, समझ में आ रही है बात? पहले मेरे को बताओ कि यहां तक किसी को मौत आ रही है? मैं बिल्कुल स्लो चलूंगी क्योंकि बेटा यही है जहां से आपका बेस बनना है। प्लाज्मिड भी एक तरीके का मैं कह सकती हूं डीएनए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। अब बेटा मेरे को देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिकॉम्बिनेंट बनाना है। मेरे को ना इसके डीएनए के साथ में इसके डीएनए को जोड़ना है। मेरे को क्या करना है, इसके डीएनए के साथ में इसके डीएनए को जोड़ना है, ठीक है। मेरे को रिकॉम्बिनेंट बनाना है, लेकिन बेटा मेरे को ना ही इस पूरे डीएनए से मतलब है और ऑफ कोर्स ना ही मुझे इस पूरे डीएनए से मतलब है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ इस प्लांट का, मैंने जहां से भी ये डीएनए निकाला है, मेरे को सिर्फ ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ना, सिर्फ इस पार्ट से मुझे काम है। तो मैं इसको कट करके निकाल सकती हूं। जैसे अगर मेरे पास धागा है, अगर मेरे पास धागा है, मेरे को धागा पूरा नहीं चाहिए भाई, मेरे को धागे का एक पार्ट चाहिए। अब तुम में से कोई नहीं बोलेगा कि ऐसा करके तोड़ लेंगे, मैम हाथ से तोड़ लेंगे, ठीक है तोड़ सकते हैं भाई, तुम तोड़ लोगे। ऐसा कोई धागा है जो हाथ से और मुंह से ऐसा करके नहीं टूटता है,
तो किससे तोड़ोगे? कैंची लोगे ना, कैंची से काटोगे ना। यस एवरीबॉडी, कैंची से काट के धागे का वो पार्ट तुम ले लोगे। वैसे ही बेटा अब तुम बेटा साइंस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैंची तो नहीं लेके जाओगे ना कि आओ डीएनए को भी कैंची से काट देता हूं। डीएनए में क्या होता है यहां पे बेटा, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वर्ड यूज किया क्योंकि ऑफ कोर्स हम मॉलिक्यूलर मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें वहां पे जो सिजर्स यूज होते हैं काम उनका वही है, डीएनए को कट करना। ठीक है, जिनके बारे में इस चैप्टर में एक पूरा बेहतरीन सा एक जबरदस्त टॉपिक दिया हुआ है जिससे बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनको रिस्ट्रिक्शन क्यों बोला जाता है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सब पढ़ेंगे। लेकिन मेरे को अभी क्या चाहिए कि यार मेरे को तो अभी फिलहाल मैं तुम्हें बेसिक समझाने के लिए बता रही हूं कि यार मेरे को ना सिर्फ इस पार्ट का काम है, तो मैं एक कैंची ले रही हूं। कैंची मतलब मैं मॉलिक्यूलर सिजर्स ले रही हूं जिन्हें हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। और इन सिजर से बेटा मैं क्या कर रही हूं, इसको यहां पे कट मारा, इसको यहां पे कट मारा और इसको कट करके मैंने निकाल लिया। मैंने इसको कट एंड रिमूव्ड, कट द डिजायर्ड पार्ट। बेटा दिस होल चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, डिजायर्ड पार्ट विद मॉलिक्यूलर सिजर्स। मॉलिक्यूलर सिजर्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। क्या होते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैंने इसको बेटा कट करके निकाल लिया। एक बारी देखना बेटा, ये समझ में आ रहा है कि मैंने इसे कट करके निकाल लिया। यहां तक कोई दुखदर्द समस्या? पहले ये देखो, क्या यहां तक बेटा कोई दुखदर्द समस्या? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यहां तक कोई दुखदर्द समस्या? मेरे को रिकॉम्बिनेंट बनाना है। मैंने तुम्हें रिकॉम्बिनेंट का एक सरल सा मतलब बताया कि कुछ मिक्स करना है मुझे, किसी का डीएनए किसी के डीएनए के साथ मिक्स करना है। ठीक है, कोई नया चीज बनाना है। रिकॉम्बिनेंट का मैंने तुम्हें ये मतलब बताया। अब मैं तुम्हें सिखा रही हूं कि रिकॉम्बिनेंट कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं पर मैं तुम्हें अपने एक तरीके से बता रही हूं, आगे हम बहुत तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए एक डीएनए नंबर 1 लिया और यहां पे मैंने डीएनए नंबर 2 लिया है। डीएनए नंबर 2 मैंने प्लाज्मिड लिया है। बेटा आपको पता है प्लाज्मिड लेने का भी एक रीजन होता है, अपने मन से प्लाज्मिड नहीं लेते हैं, जो कि आपको शायद 5वें 6वें लेक्चर में शायद समझ में आएगा कि हम प्लाज्मिड ही क्यों लेते हैं दूसरा। ठीक है, अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को मिक्सिंग करने का है, मेरे को इस डीएनए को इससे चिपकाने का है, तो क्या बेटा आप मेरे को एक बात बताओ। थैंक यू अंकित, मेरे को एक बात बताओ, क्या प्लाज्मिड में बेटा जब तुम प्लाज्मिड के दिल में जगह क्रिएट ही नहीं करोगे तो बेटा ये कहां अपनी जगह को एडजस्ट करेगा? मेरे को आप बताओ। यस, प्लाज्मिड इज मैं लिख देती हूं, जिन बच्चों को प्लाज्मिड का आइडिया नहीं है, वैसे वेरी बैड, अगर आपको प्लाज्मिड का आइडिया नहीं है इट्स अ वेरी बैड थिंग। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको प्लाज्मिड के बारे में नहीं पता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर हाँ, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? दीपांशु का सही आंसर आ रहा है। भैया तुम्हें इसको भी तो कट करना पड़ेगा कि नहीं? जब तक तुम बेटा यस बेटा तुम्हें इसमें बेटा क्या इसको कट करने पड़ेगा कि नहीं? यस एवरीबॉडी, कट करोगे ना? यस बेटा लाइसोजाइम कहां से कर रहे हो यहां पे, उसको तुम इंक्लूड कट करोगे कि नहीं बेटा? जब तुम इसमें कट करोगे ही नहीं तो इसमें जगह कैसे क्रिएट करोगे? तुम इसको भी कट करोगे बेटा, यहां पे भी कैंची चलाओगे अपनी। कट किया, कट करके इसके इस टुकड़े को हटा दोगे जिस टुकड़े में ये फिट होगा। समझो तुम्हें यही डिजायर्ड जीन था, डिजायर्ड लिखा हुआ है ना मैंने, समझो तुम्हें इसी को किसी से जोड़ना था, तुम्हें इसी डिजायर्ड जीन को किसी से जोड़ना था। इसमें बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, ठीक है, इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के जीन्स थे, तुम्हें इसी से काम था, तुम्हें इसी को किसी से जोड़ना है। ठीक है, अब मैं आपको ना एक रीजन बताती हूं कि मैंने इसको प्लाज्मिड से ही क्यों जोड़ा। मैंने इसे प्लाज्मिड से ही क्यों जोड़ा, मैं अभी आपको बताती हूं मैंने प्लाज्मिड से ही क्यों जोड़ा। ठीक है, मैंने क्या किया बेटा, देखो प्लाज्मिड में भी कट लगाया। आपके मन में ये आ तो रहा होगा कि हमने प्लाज्मिड में ही क्यों जोड़ा है, तो मैं अभी आपको रीजन भी बता देती हूं। ठीक है, मैंने देखो इसको भी कट लगाया, इसको भी कट लगाया। अब कट लगा के बेटा इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है,
कट लगा के बेटा इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है, समझ में आ रही है बच्चों बात? यस, बनाओ इसको एक बारी, बनाओ इसको एक बारी। और बेटा एक चीज ना, मुझे एक मिनट टाइम देना। कट कर लिया हमने। प्लाज्मिड को क्यों यूज किया मैं अभी आपको बताती हूं, मुझे बस बेटा 1 मिनट टाइम दो। बेटा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आई एम सो सॉरी, आवाज आ रही है? यस बेटा हमने क्या किया, हमने किसी भी बेटा XYZ सोर्स से, किसी भी प्लांट से, किसी भी बैक्टीरिया से या किसी भी फंगस से, किसी भी XYZ में से बेटा कोई जीन बेटा हमने निकाली जो हमारी डिजायर्ड जीन थी, जो मेरे काम की जीन थी, जो मेरे फायदे की जीन थी, उसको मेरे को अगर उसमें से देखो, उसमें तो बहुत सारा डीएनए ना बेटा, इसको भी पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे निकाला जाता है। मैंने इसमें से बेटा क्या किया, डीएनए के पीस को कट करके निकाला। गुड गुड, ठीक है, मैंने कट करके निकाला। कट करने के लिए मैंने मॉलिक्यूलर सीजर्स यूज किए, हमारी नॉर्मल वाली कैंची यूज नहीं की। मैंने उसको कट करके निकाल लिया। आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैम इसे हम जिसके साथ जोड़ रहे हैं वो हम प्लाज्मिड को ही क्यों यूज कर रहे हैं? प्लाज्मिड आप पढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, जो आपको यूजुअली जैसे आपने पढ़े भी होंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़े, अब मैं उनके बारे में तो क्या ही बोल सकती हूं। लेकिन प्लाज्मिड्स को ही बेटा हम क्यों यूज करते हैं? किसी भी डिजायर्ड जीन को जोड़ने के लिए। इसके देखो मोस्ट कॉमनली हम प्लाज्मिड्स यूज करते हैं, हमेशा प्लाज्मिड यूज करते हैं नहीं, पर अभी तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं ना, तो सबसे आसान चीज से मैं आपकी शुरुआत कर रही हूं, ठीक है। प्लाज्मिड्स के साथ में जोड़ने का एक कारण है बेटा, देखो अगर मैंने इस जीन को, कहां गया, मैं तो एकदम से डर गई कि कहां गया। हाँ, प्लाज्मिड के साथ में बेटा जोड़ने, ही अपने आप से कैसे चेंज हो गया था, ये फिर से अपने आप से कैसे चेंज हो रहा है? प्लाज्मिड के साथ बेटा जोड़ने का ना इसका एक कारण है। देखो अगर मैं डिजायर्ड जीन को उठाऊं और डिजायर्ड जीन को उठा के बेटा मैं क्या करूं, जीन ट्रांसफर, मैं क्या करूं बेटा, जीन ट्रांसफर कर दूं। किसके अंदर ट्रांसफर? सपोज किसी के अंदर भी मैं ट्रांसफर कर रही हूं। सपोज ये कोई ई कोलाई है बच्चों, सपोज ये कोई ई कोलाई है, ठीक है, मैं इसको उठा के बेटा इसके अंदर ट्रांसफर कर दूं सीधे, मैं किसी के साथ नहीं जोड़ रही हूं बेटा, मैं किसी के साथ भी इसे नहीं जोड़ रही हूं, ठीक है, मैं इसको सीधे ट्रांसफर कर देती हूं, जो सेकंड स्टेप है जेनेटिक इंजीनियरिंग का।
अगर मैं इसे सीधे ट्रांसफर कर दूं तो तुम्हें क्या लगता है बेटा कि जिस डिजायर्ड जीन को उठाया मैंने, जिस डिजायर्ड जीन को उठाया मैंने और इकोलाई के अंदर सीधे ट्रांसफर कर दिया, क्या ये जीन तुम्हारी इकोलाई के अंदर रेप्लिकेट कर लेगी? क्या रेप्लिकेट के बाद ट्रांसक्राइब कर लेगी? क्या वो प्रोटीन भी बना लेगी? क्या ये जीन अकेली, जिसके पास शायद कोई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी नहीं है, क्या ये सीधे उठा के अगर मैं किसी के अंदर डाल दूं तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस प्लांट के अंदर या उस किसी भी XYZ चीज के अंदर क्या वो बेटा रेप्लिकेट कर जाएगी? क्या वो ट्रांसक्राइब कर जाएगी? नहीं करेगी ना भाई। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी तो होना चाहिए, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। ये चीज तो तुम्हें पता भी होगी बेटा, तुमने शायद थोड़ी बहुत शायद, या अभी मॉल बायो पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम ये सारी कहानी पढ़ोगे भी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है बेटा, आप किसी भी जीन को उठा के ना डायरेक्टली किसी के अंदर डाल के रेप्लिकेट नहीं करा सकते। कहां से करेगी भैया? इसको अगर रेप्लिकेट करना है तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए होता है। क्या आपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का थोड़ा बहुत नाम सुना है या नहीं सुना है? सुना तो होगा थोड़ा सा। ऐसे बेटा डायरेक्टली ऐसे तो फिर कोई भी जीन किसी के अंदर भी डाल दो तो वो रेप्लिकेट करना चालू कर जाए। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल ये है कि तुम HIV की बात करो। बेटा HIV कैसे रेप्लिकेट करता है? एक बार HIV वाला प्रोसेस याद करो। HIV वाला प्रोसेस याद करो। HIV इतना बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी में इंफेक्शन क्यों क्रिएट करता है? क्योंकि उसके पास एक बहुत गजब क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट भी करता है ना बेटा, तो वो पहले तो उससे पहले ऑफकोर्स RNA से DNA बनाता है, फिर DNA को जाके अपने DNA के साथ जोड़ देता है। अपने DNA के साथ सब जोड़ता है तो अपने DNA के पास तो सारा कुछ है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें है। जब वो अपने DNA से जुड़ जाएगा बेटा, अपने DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो जैसा जैसा मेरा DNA करेगा वैसा वैसा वो करता रहेगा। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो उसको तो कोई दुख दर्द समस्या है ही नहीं, उसको तो कोई दुख दर्द समस्या है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? वो तो जाके बेटा जुड़ जाता है DNA के साथ, और अपने DNA के पास जब सारी चीजें है ही तो उसको इंडिपेंडेंट तरीके से रेप्लिकेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहां पे अगर मैं इस छोटे से टुकड़े को उठा के किसी भी प्लांट के अंदर डाल दूं या किसी भी चीज के अंदर ट्रांसफर कर दूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि भाई वो किसी भी के अंदर डाल दूं अगर मैं इस पार्ट को, तो उसके अंदर जाके मजे से रेप्लिकेट कर भी लेगा। रेप्लिकेट करने के बाद RNA भी बना लेगा, मतलब ट्रांसक्राइब भी कर लेगा, और ट्रांसक्राइब करने के बाद प्रोटीन भी बना लेगा। तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस यस एवरीबॉडी, समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? अब इसको और बेहतरीन तरीके से समझाओ बेटा। इसीलिए हम पहली बात तो किसका यूज करते हैं? हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं, जिसके पास ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। लेकिन बेटा सिर्फ इस कारण से यूज नहीं करते, और भी कारण है, मैं आपको अभी बता रही हूं। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं सपोज बेटा मेरे को एक X जगह से Y जगह जाना है, इस डिजायर्ड जीन को भी इस X जगह से उठ के Y जगह पे जाना है, किसी के अंदर जाना है, तो बेटा इसको जाने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है, एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि तुम एक व्हीकल के बारे में ना उसमें पढ़ चुके हो, डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जब मलेरिया होता है तो मलेरिया में प्लाज्मोडियम अगर एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान के अंदर तुम्हें ट्रांसफर करना है तो तुम एक व्हीकल का यूज कर रहे हो, एक गाड़ी का यूज कर रहे हो। गाड़ी मतलब क्या है? मच्छर एक गाड़ी है, उसमें एनोफिलीज एक गाड़ी है। एनोफिलीज क्या कर रही है? एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान में उसको उठा के लेके जा रही है, उठा के लेके जाने में मदद कर रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस। जैसे अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मेरे को पैदल नहीं जाना है, मेरे पैर में चोट लगी है, तो मैं या तो किसी की बाइक पे बैठ के चली जाऊं या तो मैं गाड़ी में चली जाऊं। ठीक है, XYZ किसी भी मीडियम के थ्रू में जा रही हूं, इसे बोलते हैं वेक्टर। यहां पे बायोटेक्नोलॉजी में वेक्टर्स बहुत 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 कॉमनली यूज होंगे। वेक्टर के बहुत सारे फायदे होते हैं बेटा। एक फायदा तो ये कि वो भैया तुम्हारे जीन को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। ठीक है, जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या है बच्चों? दूसरा नहीं, बहुत सारे फायदे हैं, करोड़ों फायदे। करोड़ों तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, पर 5-6 फायदे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी जो तुम्हारे NCERT में गिवन है कि हमें वेक्टर का यूज करना पड़ता है भैया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? जिसकी बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं एक नीट में बच्चा सिलेक्ट होता है, उसकी क्या गुड क्वालिटीज होनी चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, रेगुलर क्लास अटेंड करना चाहिए, क्लास में उसको मौत नहीं आनी चाहिए कि ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो ब्रेक दे दो। ठीक है, रेगुलर स्टडीज करनी चाहिए, ये उसकी कुछ क्वालिटीज है। डेडिकेशन होना चाहिए जो उसको एक अच्छा कैंडिडेट बनाती है एक
नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। वैसे ही रैंडमली किसी को भी उठा के वेक्टर नहीं बना देते कि इसमें डाल देता हूं जिनको, फिर ये उठा के डाल देगा, नहीं। एक वेक्टर को वेक्टर कहलाने के लिए, एक वेक्टर को वेक्टर की कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा वेक्टर होता है। इट इज अ वेरी गुड वेक्टर, इट इज अ वेरी गुड वेक्टर। रीजंस जो है बेटा वो मैं आगे आपको समझाऊंगी, अभी नहीं समझाऊंगी, अभी टू मच हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वेक्टर का मतलब होता है वेहिकल, जिसमें तुम अपना जीन, वेहिकल। और बेटा वेक्टर है तो वेक्टर भी तो डीएनए ही है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। बिल्कुल पेशेंस के साथ बेटा, हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय, आप समझिए आराम से। बेटा मेरे को एक बात बताओ, है तो ये वेक्टर, है तो ये गाड़ी, पर ऐसी वाली गाड़ी थोड़ी है। क्या ये खुद भी तो डीएनए ही है ना भाई? डीएनए है या नहीं? डीएनए है या नहीं? यस एवरीवन, डीएनए है या नहीं? डीएनए ही तो है तो डीएनए ही ना, बस ये गाड़ी की तरह काम कर रही है। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज है, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ये इसको कहती है अच्छा तेरे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो तू कैसे करेगी रेप्लिकेट आगे जाके? तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मेरे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तू मेरे साथ जुड़ जा, मैं तेरे को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी बात प्लाज्मिड कहता है इससे कि भैया देख तू कैसे जाएगी बेचारी, तू कैसे ट्रांसफर होएगी किसी के अंदर, भाई तेरे को मदद चाहिए होगी, तो मैं एक काम करता हूं, मैं तेरे लिए ना वेक्टर का काम करता हूं, व्हीकल का काम करता हूं, तू मेरे साथ जुड़ जा, मैं तेरे को ट्रांसफर करने में मदद करूंगा। ये मैं तो आपको 2 क्वालिटीज बता रही हूं, बहुत सारी क्वालिटीज होती है। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए? ठीक है, इसको वापस से जिस्ट बताऊं आपको। मेरे को जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको करने के लिए बच्चों मेरे को 3 चीजें करनी है। मेरे को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, मेरे को जीन ट्रांसफर करना है, मेरे को जीन क्लोनिंग करनी है। इसमें बेटा सबसे पहले मैं कौन सी चीज कर रही हूं? मैं एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रही हूं। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कोई भी नई चीज बनाना, मिक्स ऑफ समथिंग, मिक्स ऑफ समथिंग। कोई भी डीएनए को आप नया कुछ बना रहे हो, ठीक है। यस, अब मैं नया कुछ बनाऊंगी तो मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं मूर्ख हूं भैया कुछ भी बना रही हूं। डेफिनेटली मेरे को कोई काम की जीन मिली होगी जो मेरे बहुत काम की है, जिससे दुनिया में किसी को फायदा हो सकता है या किसी को कोई फायदा हो सकता है। वो जीन मैं कहीं से भी निकाल सकती हूँ भैया, किसी प्लांट के अंदर है, किसी बैक्टीरिया के अंदर है, किसी फंगस के अंदर है, वो किसी के अंदर भी हो सकता है। लेकिन मेरे को इस पूरे डीएनए से तो काम नहीं है भैया, मेरे को सिर्फ इस पार्ट से काम है। तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज किया, जो मॉलिक्यूलर सिजर्स होते हैं, इसको काट करके निकाल लिया। अब मैं सोच रही हूँ भैया मेरे को अपने काम की जीन तो मिल गई है, पर मैं इसको किसी के भी अंदर अगर ऐसे ही डाल दूंगी, जिसके अंदर भी डालूंगी, मतलब वो एक होस्ट होता है, भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये अपने आप बेटा रेप्लिकेट तो नहीं कर लेगा, यानी कि मेरे को इसको किसी की मदद चाहिए, जिसकी मदद से एक तो वो ट्रांसफर भी हो जाए और उसके मदद से वो रेप्लिकेट भी कर जाए। तो एक बहुत अच्छा ऐसा ही जो चीज की रिक्वायरमेंट हमें होती है वो होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज ए नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल दो, ठीक है, सर्कुलर डीएनए जो तुम बहुत अच्छे वेक्टर की तरह जिसे तुम यूज कर सकते हो। और तुमने इस प्लाज्मिड को निकाला, अब तुमने इस प्लाज्मिड को यूज करना है एक गाड़ी की तरह, लेकिन तुम बेटा पहले इसमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी इसके लिए। तो तुमने इसको भी कट कर दिया, इसमें वो जगह क्रिएट कर दी जिससे कि तुम इसको इसके साथ में फिट कर जाओ। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस एवरीबॉडी, यस यस। अब बच्चा बाड़ी, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको जोड़ेंगे कि नहीं? तुम तो कहोगे बेटा नहीं जोड़ेंगे, पर हम तो कहेंगे कि हम जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बेटा आम जिंदगी में क्या होता है, गम। मैं वो वाले गम की बात नहीं कर रही हूं बेटा जो हमारे जिंदगी में बहुत भर भर के गम होता है, दुख दर्द और पीड़ा वाला गम नहीं। एक गम होता है ना, गम गोंद वाला गम। तो हम गम से चीजों को चिपकाते हैं, फेविकॉल से चिपकाते हैं, फेविस्टिक से चिपकाते हैं, ठीक है। वैसे ही बेटा अब इसको तुम गम से तो नहीं चिपकाओगे, वैसे तुम कर सकते हो बेटा, जो स्पैमर से वो तो पढ़ते लिखते हैं नहीं बेटा, नलायक है सारे, वो तो गम से उठा के बेटा कुछ भी कर सकते हो, वो कुछ भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन हम मॉलिक्यूलर गम का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर सिजर्स का यूज किया है, वैसे ही हम मॉलिक्यूलर गम का यूज करते हैं बच्चों, जिसे बोला जाता है लाइगेज। क्या बोला जाता है? लाइगेज। डीएनए लाइगेजेस, लाइगेज मतलब जोड़ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं मॉलिक्यूलर सिजर्स। तो मैंने इसको उठाया जोड़ दिया। देखो जी,
अब मेरे को पहले तो ये बताओ, क्या ये तुम्हें रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है कि ये रिकॉम्बिनेंट बन चुका है? बहुत ही गंदा से एक बना है ड्राइंग, इसको थोड़ी बेटर करते हैं। क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक रिकॉम्बिनेंट बन चुका है? क्या तुम्हें दिख रहा है कि एक रिकॉम्बिनेंट बन चुका है? यस और नो? यस और नो? दीज आर जॉइंट यूजिंग मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसे हम बोलते हैं लाइगेज। क्या रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट हो चुका है? क्या रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट हो चुका है? यस एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? बन गया ना रिकॉम्बिनेंट? दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ नया बन गया, ठीक है? यस। अब बच्चा पार्टी, अब आप मुझे बताइए, अब तुम इसे बेटा हवा में तो ग्रो करोगे नहीं। अब तुम इसे हवा में तो बेटा कहोगे नहीं कि हवा में बन जाइए अपने आप, इससे इसके ये अपनी कॉपीज बनाता रहे, ठीक है? और तुम्हें आगे इसकी कॉपी से डीएनए भी मिले, फिर आरएनए भी मिले। बेटा हवा में तो चीजें होंगी नहीं ना। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना बेटा, इसको तुम्हें डेफिनेटली किसी होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। बहुत अच्छा है। अभी सुनो, बड़ा अच्छा एक याद आया मुझे। जैसे तुम मलेरिया में क्या कर रहे हो बेटा, प्लाज्मोडियम को मच्छर के अंदर तो लेके जाते हो, मतलब मच्छर तुम नहीं लेके जाते हो, मच्छर उसको अपने अंदर लेता है। लेकिन बेटा फर्दर उसकी डेवलपमेंट उस मच्छर की बॉडी के बाद उसकी फिर से लाइफ साइकिल बेटा स्टार्ट कब होगी? जब तुम उसे फिर से किसी होस्ट के अंदर डालोगे। यस और नो? यस और नो? समझ में आ रही है बात? होस्ट उसको होस्ट करता है। होस्ट वर्ड खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उसका काम क्या है। वेरी गुड एवरीबॉडी बेटा, शाबाश, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ये मॉलिक्यूलर बॉम्ब क्या होता है? हाँ, होस्ट बेटा खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे को होस्ट करने का है भैया। होस्ट मतलब वेलकम, होस्ट करना है मेरे को, अपने अंदर होस्ट करने का है। अब बेटा जैसे एक अच्छा वेक्टर होता है, वैसे अच्छे होस्ट की भी क्वालिटीज होती है। अब तुम्हें कोई घर में बुलाए, होस्ट तुम्हें बुलाए, कहे तुम खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं, पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, वहीं खड़े, वो एक गंदा होस्ट हुआ ना बेटा। अच्छा होस्ट होगा जो तुम्हें घर बुलाएगा तो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, ठीक है? तुमको वेलकम करेगा, बोलेगा सोफे पे बैठिए, चाय पानी पिए, ठीक है? तो इससे अच्छा होस्ट बोलते हैं। तो अच्छे होस्ट की भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, पर अभी तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ई कोलाई जो होता है ना बेटा, वो एक वेरी गुड होस्ट होता है, इट्स अ वेरी नाइस होस्ट। वो कहता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे अंदर अपना जीन ट्रांसफर कर सकते हो भैया, मैं उसको अपने अंदर रेप्लिकेट करने में मदद करूंगा। सो ई कोलाई इज अ वेरी 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 गुड होस्ट। समझ में आ रही है बच्चों बात? यस एवरीबॉडी? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्योंकि भैया ये ऐसे तो डेवलप नहीं करेगा ना, ऐसे फर्दर अपनी कॉपी थोड़ी बनाएगा, तो ये क्या करेगा बेटा, इसको तुम्हें ट्रांसफर करना पड़ेगा। जीन को ट्रांसफर करना ही जीन ट्रांसफर कहलाता है। जीन को ट्रांसफर करना ही जीन ट्रांसफर कहलाता है। तो इसको उठाओ और जीन को ट्रांसफर करो ना यार, इसको उठाओ और नंबर 2 स्टेप कर डालो, ट्रांसफर इनटू दी होस्ट। होस्ट कोई भी है, फॉर एग्जांपल यहां पे होस्ट में क्या ले रही हूं, ई कोलाई। बस दिखा दो एक डायग्राम में, ये एक ई कोलाई है, ठीक है? ई कोलाई के अंदर तुमने इसे ट्रांसफर कर दिया। पहले मेरे को बताओ कोई दुख दर्द समस्या? अब ये ट्रांसफर हो चुका है, कोई दुख दर्द समस्या? कोई दुख दर्द समस्या? यस एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? मैम वो अच्छा होस्ट नहीं है, हम उससे जबरदस्ती करवाते हैं, रियलिटी में वो बहुत दुखी है मैम। ध्रुव बेटा, तूने ई कोलाई का वो पॉडकास्ट लिया था क्या? उसको पूछा था तूने कि उसको दुख है या नहीं है? कोई है क्या यार? पानी भिजवा दो यार, वो पानी नहीं लेके आए। यस एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? अब बेटा क्लोन का
मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब होता है एक जैसी कॉपीज बनाना, अपनी कॉपीज बनाना इज तो क्लोन ना। एक तो बेटा ई कोलाई, जब जब ई कोलाई डिवाइड करेगा तब तक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बेटा उनमें पहुंचेगा, और एक ई कोलाई के अंदर भी तो बेटा आपका जो ये डीएनए उसकी भी, वो भी तो अपनी, उसके अंदर भी तो अपनी कॉपीज बनाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक तो ई कोलाई के अंदर आपने जो रिकॉम्बिनेंट भेजा है वो अपनी कॉपीज भी तो ई कोलाई के अंदर बनाएगा, प्लस ई कोलाई भी तो डिवाइड करेगा। तो बस क्लोन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, आइडेंटिकल कॉपीज, जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग। ठीक है, लेकिन जितने सहज तरीके से मैंने तुम्हें ये अभी बताया ना इंट्रोडक्शन में, इतना सहज होता नहीं है। हर एक चीज को करने के लिए बेटा बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। डीएनए कंस्ट्रक्शन, इसको, ये पहला स्टेप करने के लिए बेटा बहुत सारी टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ये पूरे चैप्टर का लेकिन जिस्ट है, ये पूरे चैप्टर का जिस्ट है बेटा। ठीक है, लेकिन ये हर एक चीज को करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, यही तो पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चों, अगले स्टेप में इसकी मल्टीपल, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं अगला पेज कर रही हूं। ठीक है, आपने यहां तक कर लिया? क्या आपने यहां तक कर लिया? क्या मैं आगे बताऊं? क्या मैं अगले पेज पे चली जाऊं? यस एवरीबॉडी, क्या मैं अगले पेज पे चली जाऊं बच्चों? यस यस एवरीबॉडी, डन डन डन। अरे हार्ट अटैक क्या है बेटा, इसमें कौन सा हार्ट अटैक है? ये तो जिस्ट ही है ना, ऑफ कोर्स। ये तो तुम ये सोचो ना, ये तो अच्छी बात है कि पूरे चैप्टर में इसी की कहानी पढ़नी है, पूरे चैप्टर में इसी की कहानी पढ़नी है। ठीक है, तो अगला स्टेप में ना तुम ऐसे एरो डाल के लिख सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं अगले पेज में कर रही हूं। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? थर्ड, जीन क्लोनिंग। अभी मैं जो अगले टॉपिक के बाद जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगी वो भी सेम यही है, सेम ऐसी ही चीज है। तो तुम्हें अगर ये समझ में आ गया ना 50% भी, तो अगले वाला तो तुम्हें और बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको बार बार बोल रही हूं ना बेटा, ये पूरा जो चैप्टर है, थैंक यू भैया, ये पूरा जो चैप्टर है ये इसी कॉन्सेप्ट की रिपीटेशन है, बार बार इसी चैप्टर की रिपीटेशन है। ठीक है, तो जीन क्लोनिंग में बेटा देखो ना, ये ई कोलाई है, ये तुम्हारा होस्ट था प्यारा सा। एक तो इसके अंदर भी ये अपनी कॉपीज को मेंटेन करेगा, प्लस जब ये डिवाइड करेगा तो वहां पे भी आपको इसकी कॉपीज दिखेंगी। बस दिस इज जीन क्लोनिंग। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, बिना डायग्राम के क्या ये टॉपिक कभी समझ आ सकता है? आ तो सकता है अगर तुम बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बिल्कुल अलग ही लेवल के हो सकता है तुम्हें बिना डायग्राम के आ जाए। पर मेरे को लगता है कि यार डायग्राम बना दो ना, एनसीईआरटी ने 2 लाइन में खत्म कर दिया है। पर अगर आप बेटा चैप्टर की शुरुआत ना अच्छे से ना करो और बेसिक्स पढ़ के ना करो ना, तो फिर थोड़ी सी मौत आती है। क्या ही फर्क पड़ता है बेटा, थोड़ा डायग्राम बनाने में टाइम लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर टॉपिक तो बेटर समझ में आया ना। तो कितना पेज तुम्हारा यूज हो रहा है, कितना डायग्राम बना रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं डायग्राम से तो ऑलवेज गो फॉर डायग्राम्स। मेडिकल कॉलेज में जाओगे, डायग्राम्स, कितने डायग्राम्स बनाओगे यार, बिना डायग्राम के कैसे होगा? प्रैक्टिकल ही नहीं करोगे, ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन ही नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें जो पढ़ रहे हो उसकी एप्लीकेशन कैसे करोगे? चाहे कितना भी ज्ञान ले लो, पर काटना तो पड़ेगा ना बेटा। सीखना तो तभी है जब तुम एक्चुअल में देखोगे और बनाओगे। समझ रहे हो? यस। तो ये बेटा मल्टीपल कॉपीज बन रही है। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ recombinant DNA. That's it. Done everybody. Yes. पहले ही काटा हुआ है आदमी को। अच्छा तू कौन है भैया क्लास में? बच्चा पढ़ रहा है कि कोई और पढ़ रहा है? पहले ही काटा हुआ आदमी को लिख भी कैसे रहा है? अब बेटा जी देखिए, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर चुके हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने कहीं का जीन उठाया, किसी के जीन के साथ जोड़ के एक रिकॉम्बिनेंट बनाया। कैसे बनाया 10 बार समझा चुकी हूं। उसको हमें ऑफ कोर्स ट्रांसफर करना पड़ेगा, वरना आप किसके अंदर बेटा उसकी कॉपीज बनाओगे?
तो उसको उठा के किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने को कहते हैं जीन ट्रांसफर। फिर जीन ट्रांसफर करने के बाद जब वो होस्ट बेटा अपने अंदर उसकी कॉपीज बनाएगा और जैसे जैसे वो डिवाइड करेगा तो और कॉपीज दिखेंगी, उसे जीन क्लोनिंग कहा जाता है। दिस इज द बेसिक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बट बेटा तुमने ये पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग करी और बेटा ना तुमने अपने आप को ना सैनिटाइज किया, ना अपने हाथों को सैनिटाइज किया, और जिस लैब में तुम ये काम कर रहे थे उसको तो तुमने सैनिटाइज किया ही नहीं। तो क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, क्या होगा? ऐसा कार्य तुम कर सकते हो बेटा, तुम पे मेरे को पूरा भरोसा है। अगर तुमने ऐसा काम किया बेटा कि तुमने सारी चीजों में गंद फैला दी, तो तुमने अपने डिजायर्ड जीन के साथ साथ में करोड़ों अनडिजायर्ड जीन भी बेटा कहीं कहीं से जोड़ोगे। बिकॉज इट इज ऑल अबाउट बिल्कुल स्टेराइल एनवायरमेंट मेंटेन करना। अगर तुमने स्टेराइल एनवायरमेंट मेंटेन नहीं किया तो डिजायरेबल के साथ साथ में करोड़ों नॉन डिजायरेबल जीन आ जाएंगे। फिर तुम सोचोगे भैया मेरे को तो देश का भला करना था, मेरे को तो कुछ अच्छा प्रोडक्ट बनाना था, पर ई का बन गया है। ठीक है, यानी कि बेटा तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना है। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का दूसरा जो प्रिंसिपल होता है, जिसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बोलते हैं या केमिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं, द मीनिंग ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इज मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एनवायरमेंट सो दैट ओनली एंड ओनली डिजायरेबल जीन कैन बी क्लोन्ड। अनडिजायरेबल जीन भी बेटा उसमें अपना वो ना उधम ना मचाए, इसीलिए तुम्हें उसको स्टेराइल एनवायरमेंट को मेंटेन करना है। समझ में आ गई बच्चों बात? यस यस एवरीबॉडी, दैट इज ओनली केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग में तो कुछ करना ही नहीं है। नंबर 2 जो था दैट वाज केमिकल इंजीनियरिंग। इसके बारे में एक शब्द लिख लीजिए बच्चों, तो इसमें हम 2 शब्द इसके बेटा बारे में लिखना चाहेंगे। मेंटेनेंस ऑफ अ स्टेराइल एनवायरमेंट while performing genetic engineering while performing genetic engineering is essential so that no contamination occurs. No contamination occurs. ठीक है जी, डन कर लो। मैम आपकी क्लास में बातें करते हैं बच्चे बहुत, बेटा करने दो बात। जो बच्चा बात करेगा वही तो सिलेक्ट होगा ना बेटा, बात करने दो बेटा। आप भी तो मेरे को वही इंफॉर्मेशन दे के आप भी तो बात ही कर रहे हो ना, देखा जाए तो। आपने मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिस इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है बेटा। करने दो बातें, जिसको करना है, जिसको बातें करनी है, जिसको जो करना है करे। कंपटीशन ही तो कम हो रहा है तुम लोगों का। अब चाहे बच्चा बात करे बेटा, चाहे बच्चा स्पैम करे, मैं क्या कर सकती हूँ बेटा। मेरे जो जेन्युइन बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उनके लिए ज्यादा कंसर्न हूँ बेटा। मुझे लगता है जिसको बात करनी है वो बात करे, जिसको स्पैम करनी है वो स्पैम करे। हाँ, अगर कोई जेन्युइन बच्चा डिस्ट्रैक्टेड होता है उसे समझाना मेरा काम है, पर अगर कोई ये सोचता है कि वो कुछ भी बोल के, मैं शुरुआत से देखती हूँ कुछ बच्चे बहुत स्पैम करते हैं, सोचते हैं कि गुस्सा आ जाएगा मैम, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। तो बेटा आई एम डन विद ऑल द गुस्सा। अब मेरे को कोई गुस्सा नहीं आएगा बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ने दो, और ठीक है जो सिलेक्ट होने वाला बच्चा है वो सिलेक्ट होगा यार, ठीक है, कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आएगा। चलिए लिखिए जी, यस एवरीबॉडी। गुस्सा आना तो उस दिन जिस हिसाब की स्पैमिंग हो रही थी उस दिन गुस्सा आता मेरे को, लेकिन ठीक है, योगा, ठीक है। चलिए जी,
हाँ बेटा लिख चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिख चुके हैं। यस एवरीवन, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड वो केमिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। अब बेटा हम कुछ ना, एक तो हिस्ट्री की बात करेंगे कि पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, व्हेन, हाउ, किसने, हु, ठीक है, व्हेन, हाउ एंड हु मेड द जेनेटिक मेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये आप कर चुके होंगे राइट। एक तो हम उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और इनिशियली एनसीईआरटी ने ना कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ट्रेडिशनल जो हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करते थे पहले के टाइम पे, जो बेटा हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक करते थे, हाइब्रिड बनाते थे, मतलब कुछ नया बनाना, उस समय और आज के जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फर्क है, तो बस उसके बीच में मैं जो एनसीईआरटी ने पॉइंट्स कहे हुए हैं वो मैं बताऊंगी। और हिस्ट्री मतलब जो पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था, किसने बनाया गया था, हु, व्हेन एंड हाउ, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो, तो एक है बेटा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक वर्सेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो अब देखो एक बहुत आम सी बात है बेटा, बहुत आम सी बात है, ठीक है, WWH, हाँ, वेयर, हु, एच क्या है भाई, कुछ भी, ठीक है, हु, व्हेन, किसने, मैं क्यों बेटा ये कर रही हूं यार, देखो जब लिखेंगे तब लिख लेंगे ना, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक वर्सेस जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो यार पहले के टाइम पे भी बेटा हाइब्रिड बनाए जाते थे, पर प्रॉब्लम ये थी ना बेटा, जब तक हमारे सिस्टम में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेटा, अच्छा हाउ, WWH, वेयर नहीं, हु, व्हेन एंड हाउ, हाँ, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, जब तक हमारे बेटा सिस्टम में, हमारे साइंस में मॉलिक्यूलर सीजर्स नहीं आए थे तब तक हमें बड़ी मौत आती थी, जैसे तुम्हें आती है वैसे ही हमें तब तक बड़ी मौत आती थी। क्यों आती थी, जो हमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में आती थी, ठीक है, क्यों आती थी बेटा, क्योंकि ना हमारे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं था जिससे कि, बनाना नहीं है अभी, ठीक है, मेरे को ये प्लांट में से डीएनए मिला, मेरे को पता है कि इसमें से ये जो है ना ये मेरे बड़े काम का है, लेकिन यार जब तक मेरे पास मॉलिक्यूलर सीजर्स नहीं है, ठीक है, तब तक मैं इस पार्ट को कट करके निकाल ही नहीं सकती हूं। जब मैं, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, तो बेटा हाँ, सिस्टम क्यों लिख रहे हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, छोड़ो ना यार, छोड़ो, जब तक मैं बेटा इस पार्ट को कट करके नहीं निकाल पाऊंगी, तो इवन इफ मेरे को ये पता हो ना कि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का कुछ जीन है, मैं सिर्फ पार्ट से काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे ये पूरा का पूरा जीन उठा के काम करना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में बच्चों, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में ना होता ये था कि डिजायरेबल के साथ साथ नॉन डिजायरेबल जीन्स भी बच्चों इंक्लूड हो जाते थे, बिकॉज एट दैट टाइम देयर वॉज नो मॉलिक्यूलर कैंची, देयर वॉज नो मॉलिक्यूलर सिजर्स, सो डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल बोथ had to be included. But with the development of genetic engineering possible ही हो पाई। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों पॉसिबल हो पाई, तो आप बोलेंगे मैम जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज मेड पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर वो डिस्कवर नहीं हुए होते तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कभी पॉसिबल नहीं हो पाती। विद द डेवलपमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, आप सिर्फ डिजायरेबल जीन को कट करते हैं, सिर्फ उनका यूज करते हैं, आपको नॉन डिजायरेबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आ गए मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों? तो एक बार इसको लिख लें, क्या बच्चों? यस। तो इसके बारे में हम लिखना चाहेंगे बेटा दो शब्द कि अर्लियर ड्यूरिंग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, ड्यूरिंग ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, since there were
नो मॉलिक्यूलर सिजर्स, नो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख लो डायरेक्ट, नो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो desirable and non-desirable genes, desirable non-desirable मत लिखो, डायरेक्ट लिखो so non-desirable will also included, तो लिख तो वैसे भी सकते हो बट छोटे में निपटाओ, non-desirable was also included, was also included. With the discovery of restriction enzymes, genetic engineering was made possible. Genetic engineering was made possible as we can now cut the specific gene only, the specific gene desired only. थोड़ी अंग्रेजी के वर्ड्स इधर उधर हो गए बट आपको मतलब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। डन 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 कर लो बच्चा पार्टी, यस एवरीवन। डन 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 एवरीवन, यस। नोटेड। कोई दुखद समस्या तो नहीं है ना बेटा? ये एनसीईआरटी में एक बहुत ही बेसिक बात दी हुई है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फर्क है। देखो एनसीईआरटी में ना बेटा एक और ना मैं साइड में जाती हूं जब तक लिख रहे हैं, इसी पैराग्राफ में ना बेटा एक और बात लिखी हुई है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है, तो मैं वो लिखवा नहीं रही हूं। वो बहुत ही एक बेसिक सी बात कही हुई है जो मैं अभी आपको एनसीईआरटी से रीड कराऊंगी तो आप समझ जाएंगे। आपको पहले से भी पता होगा कि मैम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली बेटा क्रॉसिंग ओवर होता है तो वेरिएशंस आती हैं। अगर मैं इवोल्यूशन प्रोस्पेक्टिव से देखूं बेटा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज है, क्योंकि जब वेरिएशंस आती है ना तो वो सर्वाइवल ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। जब मैं इवोल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तो आप समझेंगे कि वेरिएशंस आना जरूरी है, कुछ नया होना जरूरी है। तो एक ये लाइन लिखी हुई है वो मैं आपको एनसीईआरटी से रीड करा दूंगी, लिखने की उसको जरूरत नहीं है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। आपको पता है एसेक्सुअल में कोई वेरिएशंस नहीं है, जैसा है वैसा चला आ रहा है, लेकिन सेक्सुअल में बेटा वेरिएशंस आती हैं तो वो थोड़ी सी एडवांटेज वाली बात है, ठीक है बेटा। एक बार मेरे को ना थम्स अप देके बता दो कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एनसीईआरटी की रीडिंग इसके अगले टॉपिक के बाद करूंगी, अभी मैं थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगी, बहुत मजेदार हिस्ट्री है ये, तुम खुद से ज्यादा अच्छे से और कर पाओगे, क्योंकि जो अभी हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग में डायग्राम बनाया था ना बेटा, कुछ उसी तरीके का डायग्राम है, पर आपने यहां तक नोट कर लिया और यहां तक बेटा कोई दुखद समस्या नहीं है, तो एक बार मेरे को बता दो फिर हम वो स्टार्ट करते हैं। यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में, अगर चैप्टर के अंदर किसी साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, बहुत शानदार, ये होती है बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चा वाड़ी, यस ठीक है। जोश एंड एनर्जी मेंटेन रहना चाहिए, टॉपिक एकदम क्लास में बेटा पढ़ के जाना है, क्लास में याद करना है। मैंने आपको बोला है ना बायो में तो स्पेशली कोशिश ये कीजिए कि मेरे को क्लास में ही याद करना है। मैं क्लास में इतना फोकस होकर पढ़ूंगी या पढ़ूंगा कि यार मेरे को ना बाद में ना सिर्फ 10 से 15 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट।
आपसे पूछा जाता है पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, हु, व्हेन, हाउ। ठीक है, मेरे को भी याद हो गया, हु, व्हेन, हाउ, WWH। ठीक है, तो किसने बनाया, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर। कब बनाया, 1972। तो तुम्हें क्या लगता है बच्चों की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1972 के पहले डिस्कवर हुए होंगे या बाद में डिस्कवर हुए होंगे, जल्दी बताइए जी। यस यस, 1972 में स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने पहली बारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। तो किसने बनाया, कब बनाया तो हो गया, हाउ बनाया वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, यस ऑफ कोर्स पहले बनाया होगा, क्योंकि अगर 72 में पहला बना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तो पॉसिबल ही तभी हो पाई जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आए। और आप बेटा जब मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी तो आपको तब समझ में आएगा कि 1963 में जितने भी लोग बेटा स्पैम करते हैं ना, ये या तो स्पैम कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि बाद में, ठीक है, और या तो बेटा सच में इतने बड़े गधे हैं जो लिख रहे हैं बाद में। ठीक है, या तो बेटा वो बाद में लिखने वाले बच्चे सच में गधे हैं या स्पैमर्स हैं, वरना तो ये क्या ही बताया जाए। ठीक है, हाँ, तो 1963 में पहली बारी बेटा ये डिस्कवर किए गए थे, जिसकी हिस्ट्री मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी तो मैं आपको बता रही हूं पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना है। तो मैं क्या कर रही हूं बेटा, इसको मैं ना बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। मैं राइट साइड में डायग्राम बना के बताऊंगी और लेफ्ट साइड में इसकी कहानी लिख रही हूं। ठीक है, चलो क्या लिखते हैं, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन दी ईयर बच्चों क्या, 1972। ठीक है, इन दी ईयर 1972 कंस्ट्रक्टेड दी फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मैं ना बेटा पहले तो कैसे बनाया उसकी थ्योरी यहां पे लिख दे रही हूं और उसको बेटा मैं वहां पे समझाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रही हूं, दे कंस्ट्रक्टेड इट बाई। अब कोई नहीं पूछेगा कि मैम ऐसा ही क्यों किया, वो तुम इनसे पूछना, कोहेन से और बोयर से। उन्होंने जैसा किया है हम वैसा पढ़ रहे हैं, ऐसा ही क्यों किया नहीं है। ठीक है, दे कंस्ट्रक्टेड इट बाई टेकिंग नंबर 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन from the plasmid of Salmonella typhimurium and joined it to number 2 another प्लाज्मिड। पहले आप बेटा ये थ्योरी लिखो, फिर मैं आपको समझा रही हूं किया क्या। पहले आप ये थ्योरी लिखो, फिर मैं आपको समझा रही हूं ये किया क्या है। ठीक है, पहले आप इसकी थ्योरी लिखो, राइट दी थ्योरी देन आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, फटाफट से डन। नोटेड। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब समझ में आ रहा है? डू यू नो द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स? हाँ,
और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये कोई ई कोलाई है, अगर अभी मैं इसमें क्वेश्चंस पूछ रही हूं, आंसर देना। अगर मैं कह रही हूं कि ये कोई ई कोलाई है, इसके अंदर मैंने कोई एक ऐसी जीन डाली हुई है जो इसको पेनिसिलिन से बचा रही है। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक। अगर मैं कह रही हूं इसके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसका मतलब ये जो मैंने प्लाज्मिड डाला था, इस प्लाज्मिड के अंदर ये जो पिंक वाली जीन है, इसे मैं पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन बोल रही हूं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं बच्चों, मेरे को आप आंसर देंगे मेरे को, ठीक है? आप मेरे को हाँ एंटीबायोटिक दैट किल, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूं एक ई कोलाई नंबर 1 है ये, जिसके पास कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, और ये मैं दूसरी ई कोलाई बोल रही हूं जिसके पास मैंने एक बाहर से प्लाज्मिड डाला हुआ है और इस प्लाज्मिड के पास एक पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। आप मेरे को बेटा एक आंसर देंगे? मेरे को नहीं पता तुम्हारी क्लास में, देखो पोल तो बेटा, पोल की हालत तो भैया, हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूं, देखती हूं कि तुम्हारा चलता है कि नहीं। तो मुझे आंसर देना ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। एक जिसके पास कोई जीन कोई पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, एक जिसके पास पेनिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, इन दोनों में से अगर मैं इन दोनों को डाल दूं पेनिसिलिन के अंदर तो कौन सी वाली सरवाइव कर जाएगी? ये डायग्राम अभी नहीं बनाना है, ये डायग्राम अभी नहीं बनाना है। अगर मैं इकोलाई 1 को भी पेनिसिलिन मीडियम में डाल दूं और इकोलाई 2 को भी पेनिसिलिन मीडियम में डाल दूं, तो कौन सी जो इकोलाई है वो जिंदा रहेगी? कौन सी इकोलाई है जो जिंदा रहेगी? इसी से आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब समझ में आ जाएगा। कौन सी इकोलाई जिंदा रहेगी मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों? ऑफ कोर्स ही बात है मैम, वही जिंदा रहेगी जिसके पास उससे बचने के लिए, उससे फाइट करने के लिए जीन्स हैं। तो जो भी बच्चा ए आंसर देना है ना, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है? चलिए मैं स्टॉप करती हूँ पोल को और शो रिजल्ट करती हूँ, देखती हूँ तुम्हारी क्लास के बच्चों ने कैसा आंसर दिया है। 77% बेटा, पर ये जो नालायक बच्चे हैं, ये 18% वाले बेटे, ये क्या है? ये तो 2 ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे कमेंट्स में भी लिख रहे हैं 2 इज ऑब्वियस। बेटा एक बात बताओ, जिसके पास रेजिस्टेंट जीन है, रेजिस्टेंट का मतलब बचने के लिए, जैसे मेरे पास स्पैमर्स के लिए रेजिस्टेंट बिहेवियर है, तो मैं स्पैमर से बच सकती हूं, ठीक है? ई कोलाई नंबर 2, इसके पास मैंने एक ऐसी जीन दे दी है जो पेनिसिलिन के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है, यानी अगर मैं पेनिसिलिन डालूंगी तो वो मरेगा नहीं। अदरवाइज बेटा अगर उसके पास उसके लिए रेजिस्टेंट जीन नहीं होती ना, तो ये पेनिसिलिन में मर जाता। मेरी बात समझ रहे हो? अगर यही नहीं समझ पाओगे तो फिर बना के बताऊंगी तो क्या समझोगे? ऐसे कोई भी एंटीबायोटिक कर सकते हो, स्ट्रेप्टोमाइसिन या एम्पिसिलिन, कोई भी एंटीबायोटिक का एग्जांपल ले सकते हो। एनसीईआरटी ने इसकी हिस्ट्री में ये दिया नहीं हुआ है कि कौन सी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी। किसी एंटीबायोटिक का नाम नहीं दिया हुआ है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाली थी वो किस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, वो नहीं दिया है। सिंपल सी बात है, डायग्राम में समझना। कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, नाम नहीं मेंशन किया हुआ है कि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है या पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है या स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, नहीं दिया है तो नहीं पढ़ना है जबरदस्ती, ठीक है? यस। अब बेटा देखो मैंने क्या लिखा है, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट बनाया। रिकॉम्बिनेंट अभी हमने कैसे बनाया था, एक बार उसको याद करने की कोशिश करो, फिर इससे रिलेट करना तो बेटर समझ में आएगा। अभी हमने रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया था, अभी कैसे बनाया था? प्लांट में से एक जीन निकाला और उसको हमने किसी के प्लाज्मिड में कट लगा के दोनों को जोड़ दिया। अभी हमने ऐसे बनाया था, लेकिन इन्होंने कैसे बनाया था हमें वो याद रखना है कि इन्होंने पहली बारी ये रिकॉम्बिनेंट कैसे बनाया था। तो देखो इन्होंने पहली बारी रिकॉम्बिनेंट बनाया, नंबर 1 इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला। लेकिन किससे निकाला? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से इन्होंने नंबर 1 जो जीन निकाला, ये है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये है सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। इन्होंने देखा कि इसके पास एक प्लाज्मिड है, इन्होंने देखा इसके पास एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ये इस सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड है और ये कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जिसका नाम तुम्हें नहीं दिया है। बिल्कुल प्यार से समझते जाओ। इन्होंने क्या किया,
बताएंगे इन्होंने क्या किया, वो तो आप मुझे बताएंगे। ये था वो प्लाज्मिड जिसमें से इनका जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या था, ये। अब मेरे को बताओ बेटा, क्या तुम्हें इस पूरे प्लाज्मिड से काम है? क्या इनको इस पूरे प्लाज्मिड से काम है? यस एवरीबॉडी, क्या इनको इस पूरे प्लाज्मिड से काम है? क्या इन्होंने इस पूरे प्लाज्मिड को यूज किया था रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए? आप मुझे आंसर देंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूंगी। इन्होंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया? बाय टेकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम एंड जॉइंड इट टू। किससे ज्वाइन किया वो तो बाद में बताऊंगी। इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला। क्या इनको इस पूरे जीन से काम है? बच्चों ये तुम्हारा परीक्षा है, अगर गलत आंसर दिया ना फिर देखना, फिर तो तुमने पहला जो पढ़ा है वो बिल्कुल गंदा पढ़ा है। नहीं ना, पूरे से काम नहीं है ना, सिर्फ इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से काम है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेगा ये? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे ये? जल्दी बताइए। क्या इसको कट लगाएंगे मॉलिक्यूलर सीजर से? क्या इसको कट लगाएंगे बच्चा पार्टी? यस। क्या इसको कट करके निकालेंगे? यस। यस एवरीबॉडी, जल्दी से बताइए। यस, कट करके निकाल लिया हमने। देखो, यूजिंग जो पढ़ा है, मैंने बार बार बोला है, वही पूरे चैप्टर में रिपीट होगा। तुम्हारा जो चीज तुमने डे 1 पढ़ी है वही तुम अलग अलग तरीके से डिटेल में पढ़ते जाओगे, ठीक है? तो यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने क्या किया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज कट आउट। बेटा जो पहला मैंने तुम्हें समझाया था ना, उसमें और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। उसमें ये और इसमें एक डिफरेंस ये है कि उसमें जो तुम्हें जीन चाहिए था वो तुमने किसी प्लांट में से निकाला था, उसमें तुमने किसी प्लांट में से निकाला था। मैंने तुम्हें समझाने के लिए प्लांट में से बता दिया है ना, नॉर्मल जीन बताया, प्लाज्मिड नहीं बताया था। प्लाज्मिड मैंने तुम्हें वेक्टर की तरह बताया था। यहां पे इन्होंने जो जीन इनको चाहिए थी वो भी प्लाज्मिड में से ही निकाली है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझ रहे हो? यस, बस इतना सा डिफरेंस है कि वहां पे तुमने प्लांट में से निकाला, यहां तुमने एक सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के पास एक प्लाज्मिड था, जिस प्लाज्मिड के अंदर तुम्हारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, तुमने इसमें से इसको कट करके निकाला है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आई यू गाइस गेटिंग मी? यस। अब बेटा तुम मेरे को एक बात बताओ, अगेन बेटा तुम्हें रिकॉम्बिनेंट बनाना है, वुड यू नीड समथिंग? तुमने इसे किसके साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बनाया है? यस। किसके साथ जोड़ा है? आप सेकंड स्टेप खुद पढ़िए और सेकंड स्टेप पढ़ के आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताइए कि आपने इसको किसके साथ जोड़ा है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, एंड इट इज जॉइंड टू अनदर प्लाज्मिड। अगेन बेटा जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दे हैव नॉट मेंशन्ड कि किसके प्लाज्मिड में जोड़ा। एक्चुअल में ना बेटा ई कोलाई से प्लाज्मिड निकाला था, बट आपको कुछ भी फालतू का ज्ञान एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ बोला है इसको एक प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया है। आपने एक प्लाज्मिड वेक्टर के साथ में जोड़ दिया है। यस एवरीबॉडी, एम आई मेकिंग यू ऑल क्लियर और नॉट? देखिए जी, ये नंबर 1 था, ये तुम्हारा नंबर 1 डीएनए है। अब तुम इसे नंबर 2 डीएनए के साथ जोड़ोगे, ये नंबर 2 डीएनए, ये नंबर 1 डीएनए। एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू गाइज? ये वो प्लाज्मिड है जिसके, देखो ये भी एक प्लाज्मिड है, ये भी एक प्लाज्मिड है, ये भी एक प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में से तुमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को कट करके निकाला है। ये तुम्हारी डिजायर्ड जीन है, ये तुम्हारी काम की जीन है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। यस राइट। और इसको तुम एक गाड़ी के साथ में जोड़ रहे हो, बेसिकली एक व्हीकल के साथ में जोड़ रहे हो, एक वेक्टर के साथ में जोड़ रहे हो। अब बेटा तुम्हें इसके दिल में जगह क्रिएट करनी पड़ेगी कि नहीं करेगी? जरूरत पड़ेगी। क्या करोगे? अगेन बेटा मॉलिक्यूलर सिजर्स का यूज करोगे कि नहीं? क्या मॉलिक्यूलर सिजर्स का यूज करोगे कि नहीं? नहीं तो बेटा जगह कैसे बनाओगे? जगह तो बनानी पड़ेगी ना बेटा। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो तुमने इस प्लाज्मिड का ये वाला हिस्सा काट के फेंक दिया है, इस प्लाज्मिड का सिर्फ ये हिस्सा लिया है, ये बाकी का फेंक दिया है, और इसको जोड़ने के लिए इसके अंदर बस एक स्पेस क्रिएट की है यार। इट्स अ सिंपल सेम रिपीटेड प्रोसेस अगेन एंड अगेन, देयर इज नथिंग डिफरेंट। बस तुम्हें बेटा किसने क्या किया वो याद रखना है कि किसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाली, किसमें से क्या किया, बस वो याद रखना है। दैट्स इट।
ठीक है, तो मैंने इसको बेटा कट किया, कट करके इसके भी बेटा मैंने इसको, देखो इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, बस इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है, तो एक सेकंड दूसरा कलर हो गया है, इसकी शक्ल ऐसी दिख रही है, राइट। बस दोनों को जोड़ने के लिए क्या करोगे, अब इन्होंने आगे बताया नहीं कि इन्होंने किससे जोड़ा है, पर अब इसको बेटा जोड़ने के लिए क्या करोगे, जोड़ोगे तभी तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा कि नहीं, जोड़ोगे तभी तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा। तो कैसे जोड़ोगे बच्चा पार्टी, गम से, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, बट यहां पे हमें वो वाला गम नहीं चाहिए, यहां पे हमें चाहिए मॉलिक्यूलर गम, यानी कि हमें चाहिए क्या, लाइगेजेस। यस एवरीबॉडी, बस तुम ही आंसर दे रहे हो। देखो मैंने तुम्हें बोला ही था बेटा कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू गाइज आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। बस पेशेंस के साथ में सुनोगे ना तो बिल्कुल मौत नहीं आएगी, और पढ़ाई ढंग से करोगे। बस रिकॉम्बिनेंट बन गया, इस तरीके से इन्होंने रिकॉम्बिनेंट बनाया था, इस तरीके से इन्होंने रिकॉम्बिनेंट बनाया था। आगे क्या तुम खुद नहीं सोच पा रहे कि इन्होंने क्या किया होगा, बताओ आगे इन्होंने क्या किया होगा, आगे इन्होंने क्या किया होगा, बताना जरा बेटा। यस, आगे इन्होंने क्या किया होगा, मैं यहीं पे नहीं खत्म कर रही हूं, तुम मुझे ये बताओ कि आगे इन्होंने क्या किया होगा। यस, ट्रांसफर किया होगा, अनिरुद्ध बिल्कुल सही, ईशांत बिल्कुल सही। आगे इन्होंने क्या किया है भैया, जीन को ट्रांसफर किया है, और जीन को ट्रांसफर करके बल्ले बल्ले शावा शावा नहीं कर रहे थे, फिर जीन की क्लोनिंग करवा रहे थे। जीन ट्रांसफर, जीन क्लोनिंग इज द सेम होल कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट्स इट। बस हमें ये जानना था, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाउ डिड दे कंस्ट्रक्ट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दे कंस्ट्रक्टेड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय टेकिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। उसके, ये नहीं तो बेटा आप लास्ट तक भी समझ नहीं पाते हैं, आप उसी के लैंग्वेज में घूमते रहते हैं एनसीईआरटी की। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में से तुमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, और किसी भी रैंडम XYZ बेटा का प्लाज्मिड उठाया, हालांकि इन्होंने ई कोलाई का प्लाज्मिड लिया था बट तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तुमने एक बंदे का प्लाज्मिड निकाला, उसके प्लाज्मिड में जगह क्रिएट की, और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जोड़ के रिकॉम्बिनेंट बना दिया। दैट्स इट, डन 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 एवरीबॉडी। यस, समझ में आ गया सभी को, बढ़िया समझ में आया सभी को। यस एवरीबॉडी, तो एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए जी, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, जो सेकंड पेज पे लेफ्ट साइड में दिया मैंने, वहां से शुरू करो, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, तुम बेटा वही करते हो जो मना करती हो। प्लाज्मिड किसका है, अभी पूछोगे ना कौन से साल में बनाया तो भूल गए होगे। प्लाज्मिड किसका है, नहीं तो बड़े ई कोलाई का था। चलो, दिया है क्या, ई कोलाई का था, दिया है, हाय रे, अगर दिया है तो लिख लेंगे, ई कोलाई का था प्लाज्मिड। चलिए देख लेंगे, अगर दिया होगा तो लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, 164 में दिया हुआ है, देखो। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल। बोला आप संभवतः अप्रिशिएट करते होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फॉर्मर का मतलब है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दैट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आती हैं, and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organisms as well as the population। जब क्या होगा, जब वो होगा ना, क्या होगा, जब तुम ये 1972 क्या कर रहे हो, जब बेटा कॉम्बिनेशंस होंगी, दो अलग अलग चीजों का मिश्रण होगा तो कुछ बेहतरीन बनेगा, ठीक है। Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation। Of course, जिसमें मिक्सिंग हो रही है उसमें वेरिएशन आएगी, जिसमें मिक्सिंग नहीं हो रही है वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर रहा होगा ओवर टाइम। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, कौन से चैप्टर में, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। उसमें मैक्सिमम बॉटनी वाला पार्ट है और थोड़ा सा जुअलॉजी वाला पार्ट है, बहुत ही थोड़ा सा जुअलॉजी वाला पार्ट है, एक लेक्चर का होता है, 1 से 2 लेक्चर्स, ठीक है। तो
इन जो प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग करते हैं बेटा, उसमें क्या होता है, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद डिजायरेबल जीन, क्योंकि कोई एंजाइम्स कट करने के लिए। अब देखो एनसीईआरटी ना बेटा इतना रैंडम तरीके से देती है, अच्छी बुक है लेकिन समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उसमें डिजायरेबल अनडिजायरेबल दोनों कंबाइन करने पड़ते थे क्योंकि मॉलिक्यूलर सिजर्स नहीं थे अपने पास, राइट। टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसा हमने लिखा है, use of gene cloning and gene transfer overcome this limitation and allow us to isolate, introduce only the set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism. With the बेटा discovery of genetic engineering हम सिर्फ अपने desirable gene को बेटा करते हैं use, और इसमें recombinant DNA बनता है, इसमें gene cloning होती है, इसमें बेटा gene transfer होता है, ठीक है। Do you know the likely fate of a piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको पूछ चुकी हूं, मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछ चुकी हूं यार। न्यू एनसीईआरटी में कहाँ है बेटा, यही तो तुम मौत मेरे को लेके आते हो, मैं क्या बताऊं। न्यू एनसीईआरटी में बेटा बच्चों को पेज नंबर बता दो प्लीज, बच्चों को पेज ही नहीं मिल रहा है। ये जो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ना उसके बाद ही दिया होगा यार, 164 में नहीं है मैम। न्यू एनसीईआरटी में डिलीट तो नहीं किया है भैया, न्यू एनसीईआरटी में तो इनका बस चले तो बायो बुक को ही डिलीट कर दें। एक बार ही बता दो, 194 एंड 164 बता रहे हैं बच्चे, 194 एंड 164 बता रहे हैं बच्चे, देख लो 164 एंड 194, बाकी बच्चों को तो मिल गया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। देखो बच्चों क्या लिख रहे हैं, डू यू नो लाइकली द फेट, आपको क्या पता है फ्यूचर उस डीएनए के पीस का जिसको समहाउ हम एलियन मतलब होता है फॉरेन, एलियन जादू, ठीक है, फॉरेन हमको तो एलियन, हम तो बचपन से वही देखते हैं बेटा, हमने कहाँ एलियन देख लिया, हमने जादू को ही देखा है, हमारे लिए जादू ही सब है। तो जैसे फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम सीधे उठा के जीन को डाल दे तो उसका क्या फ्यूचर होगा, मैं बता चुकी हूं ऑलरेडी, उसका फ्यूचर कुछ नहीं होगा। उसका फ्यूचर इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके पास ना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना कुछ है, तो वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स, नहीं कर पाएगा। But when it get integrated into the genome of recipient, it may multiply and can be inherited along with the host DNA. लेकिन जैसे कि अपना बेटा रेट्रोवायरस करता है, अपना वो रेट्रोवायरस खुद जीनोम के साथ में इंटीग्रेट हो जाते हैं, इंटीग्रेट होके उसके साथ में मल्टीप्लाई करता है क्योंकि उसका फायदा उठाता है, उसका यूज करता है। उसका यूज अगर कर पाए हम किसी के जीनोम के साथ में जोड़ दें तो वो कर सकता है, राइट। अब देखो क्या बोला, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वो क्रोमोसोम का हिस्सा बन चुका है, विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, वो ऐसे क्रोमोसोम का हिस्सा बन चुका है जो रेप्लिकेट कर सकता है। तो अगर उसके साथ जोड़ दोगे तो उसके अलोंग विद द रेप्लिकेशन ऑफ तुम्हारा वो क्रोमोसोमल डीएनए वो भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। In a chromosome, there is a specific DNA sequence called origin of replication, which is responsible for initiating replication. ये आप molecular biology में भी पढ़ोगे बेटा कि किसी भी क्रोमोसोमल डीएनए में ना एक पार्ट होता है डीएनए का जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। वो होना बहुत जरूरी है, वरना आप रेप्लिकेट कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। Therefore, for multiplication of any alien piece of DNA, it needs to be a part of chromosome which has a specific sequence called origin of replication. अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है बच्चों, सिंसियरली पढ़ो, अभी बहुत टाइम है, 11 मिनट है। आप मेरे को एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे जो एक लाइन लिखी हुई है कि therefore अगर आपको किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लाई करना है तो इसको एक ऐसे क्रोमोसोम का पार्ट बनना पड़ेगा जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। आपने ऐसा क्या यूज किया था फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए, अब आप मुझे बताइए, आपने ऐसा क्या यूज किया जिसके साथ में जोड़ के आप उसको रेप्लिकेट करवा पा रहे थे। तरुण शर्मा, वेरी वेरी गुड, क्योंकि आपने यूज किया था प्लाज्मिड, और उस प्लाज्मिड की अच्छी क्वालिटी जो मैं आगे आपको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी, इन्होंने तो बेटा मिक्स करके खिचड़ी बना दी है, पर कोई बात नहीं, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece can replicate and multiply it inside the host, ताकि वो होस्ट के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए। इसीलिए हम उसे एक ऐसे डीएनए के साथ में जोड़ते हैं जिसकी मदद से वो ये चीज कर पा रही है। This can also be called as cloning or making multiple identical copies of the desirable gene. इसको क्लोनिंग ही तो कहते हैं, किसी के अंदर डाला और उसके अंदर उसकी मल्टीपल कॉपीज बन रही है। आगे देखना बेटा, let us now focus on first
इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब हम जरा एक झलक डालते हैं कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाया गया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम लिंकिंग, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कैसे बनाया गया? बाय लिंकिंग, किसको जोड़ा, किसको जोड़ा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहां से ली? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद नेटिव प्लाज्मिड। नेटिव मतलब जो उससे बिलोंग करता हो। नेटिव प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की डेफिनेशन लिखिए, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहां से निकाली? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से निकाली। Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistant gene. कैसे निकाला बच्चों? Cutting out a piece of DNA from the plasmid. Salmonella typhimurium के plasmid में से कट करके निकाला, which was responsible for antibiotic resistant, and it was possible with the discovery of molecular scissors restriction enzyme. Of course, वो कटिंग कैसे पॉसिबल हो पाई थी? With the discovery of restriction enzyme, बता चुकी हूं ऑलरेडी आप लोगों को। This cut piece of DNA was then linked to the plasmid DNA. ये भी मैंने आपको बताया कि उसको आपने जोड़ा। बेटा एक एक लाइन एनसीईआरटी के सामने फ्लोट होनी चाहिए बेटा, फिर नहीं बोलना कि हमें टाइम नहीं मिलता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें ये हमें वो। सारी चीजें आपको बेटा नोट्स में हैं आपके पास, सब कुछ पूरे क्लास में समझाया गया है। प्लाज्मिड के साथ में आपने जोड़ा, दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर। बता चुकी हूं कि क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि वो गाड़ी की तरह काम करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब देखो यहां पे उसका एक रेफरेंस भी दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यू प्रोबेबली नो दैट द मच्छर, मस्कीटो एक्ट एज ए इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन हमारा होस्ट है, प्लाज्मोडियम वो डीएनए की तरह है जिसको तुम्हें ट्रांसफर करना है, और मच्छर जो है वो एक वेक्टर की तरह है जो तुम्हारा प्लाज्मिड है, ठीक है। In the same way, a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. Linking of the antibiotic resistant gene with the plasmid became possible with the enzyme DNA ligase. जोड़ने का काम किसने किया? Molecular scissors ने किया। ईशा बेटा थैंक यू। हम DNA ligase की मदद से जोड़ते हैं which act on the cut DNA molecule and join their ends, and this makes a new combination of circular autonomously replicating DNA क्रिएटेड इन विट्रो, लैब में क्रिएट किया गया है, और इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब देखो क्या बोला है, व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द ई कोलाई। ई कोलाई क्या है यहां? बेटा मेरे को पेशेंस चाहिए, अभी टाइम नहीं हुआ है, आप मेरे को बताइए ई कोलाई क्या है यहां। बेटा डू नॉट वेस्ट योर टाइम एट ऑल, दीज 5-7 मिनट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द क्लास, डू नॉट वेस्ट इट, ठीक है। हमने यहां पे क्या लिखा है? व्हेन दिस डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई। ई कोलाई क्या है यहां पर? ई कोलाई किसकी तरह है? यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है? होस्ट। सुष्मिता वेरी गुड, ई कोलाई होस्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आपको मौत आती है याद रखने में तो प्लीज लिखिए कि ई कोलाई यहां होस्ट की तरह काम कर रहा है। Into the E. coli, which is a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme, make multiple copies, उसके अंदर multiple copies बनेगी। The ability to multiply copy of antibiotic resistant gene in E. coli is called as cloning, उसी को cloning बोलते हैं। उसके अंदर जो multiple copies बन रही है आपके antibiotic resistant gene की, उसी को आप cloning बोलते हैं। उसको उठा के E. coli के अंदर डाला है, ये NCERT में बताया हुआ है बच्चों, ठीक है। ये वाली चीज मैं अगले दिन आपको बताऊंगी, वैसे तो ये थोड़ा सा पढ़ के भी आ सकते हो, बट बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। इसे उठा के बेटा दिया हुआ है कि इसको उठा के किसके अंदर डाला है, इसको उठा के जिस होस्ट के अंदर डाला है वो है ई कोलाई। नीचे लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, ई कोलाई के अंदर बेटा इसे डाला है, ई कोलाई के अंदर रेप्लिकेट किया है। इसके आगे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी, आज नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी के वो जो 2-4 लाइंस बची हुई हैं उसको जरूर पढ़ के आना, ठीक है, उससे मैं होमवर्क में दूंगी आपको। छुट्टी तुम पहले ले लिया करो बेटा, तुम एक काम किया करो ना, तुम क्लास में आओ ही मत, तुम छुट्टी ले लिया करो, सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए। इतना कौन पढ़ेगा लिखेगा बेटा, है ना, पढ़ने लिखने से क्या ही होगा, पैसे तो लगा दिए यहाँ पे, अब क्या जरूरत है पढ़ने की, छड्डो यार, छड्डो जी। ये चीज मैं आपको कल बताऊंगी। वैसे तो इन्होंने 3 बेसिक स्टेप लिखा हुआ है, पर 3 बेसिक स्टेप कुछ है नहीं बेटा, ठीक है, हाँ, मतलब 3 बेसिक स्टेप के अलावा बहुत सारे बेसिक स्टेप्स हैं बेटा, ये नोट करके आना। ये होमवर्क दे रही हूं, ये नोट इन योर नोटबुक, नोट इन योर नोटबुक, इसको जरूर करके आना,
फिर मत कहना कि मैंने बोला नहीं था। दिस इज योर होमवर्क। इसको कल मैं बता दूंगी एक बारी, ठीक है। हाँ, सॉन्ग वैसे मैंने बोला है मैं 2 दिन में एक बार गाऊंगी, पर कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ, ठीक है। मेरे को तुम ही लोग याद दिला रहे हो कमेंट सेक्शन में जब जाके पढ़ती हूँ कि मैम आप भूल गए मैम, पर कोई बात नहीं मैम, थैंक यू, ठीक है। तो चलो एक फटाफट से गाना सुना देते हैं, 4 मिनट का वक्त है तुम्हारा, टाइम पे क्लास खत्म भी हो गया है। तो अगेन बेटा तुम्हारी तरफ से मैं अपने लिए गाना चाहती हूं, क्योंकि तुम तो मेरे को कब सुनाओगे मुझे नहीं पता है, ठीक है। वो सुहाना वक्त कब आएगा जब तुम मेरे लिए ये गाना सुनाओगे, पर मैं तुम्हारी तरफ से मैं गाना गाती हूँ अपने लिए। ओके ओके जी। तो गाना है, सुर मिल नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। मेरी ज़मीं को तेरे कदम का ना जाने कब से था इंतजार, एक ना एक दिन आना है तुमको, दिल को मेरे था ये एतबार, मैं खुदा से तेरे सिवा कुछ और ना मांगूंगी, कभी तुम्हें याद मेरी आए, राह से मेरी गुजर जाना, फिर से मिलूंगी मैं तुमको वही, जो ना मिलूं तो सजा देना, तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगी, मैं तेरे बुलाने पे लौट आऊंगी, नीट के सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगी, कभी तुम्हें याद, सब्जेक्ट किया है तो पढ़ लेना बेटा, ठीक है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और मैम तो तुम्हारी है ही प्यारी प्यारी जग से न्यारी मैम, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जरूर कमेंट्स में बताना हाउ डिड यू एंजॉय द लेक्चर, आर यू एक्चुअली एंजॉइंग द लेक्चर, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट्स में बताना, इट मैटर्स टू मी। आई विल रीड योर कमेंट्स। आई लव यू ऑल एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, लव यू, बाय बाय बाय, ठीक है।